हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस गणित पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट पेपर जो है DIS कोचिंग के। आज का हमारा जो टेस्ट पेपर होगा वो होगा भूगोल का 6 नंबर टेस्ट पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके जनजातीय क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है आपका क्षेत्र दिया हुआ है। तो जनजाति और क्षेत्र को हमें मिलान करना है। कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? तो यूमा जनजाति जो है कहाँ रहती है? ये आपके मैक्सिको में रहती है यूमा जनजाति। सांग जनजाति आपका थाईलैंड में रहती है। और इंका जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो ये आपके पेरू से है। कंबा जनजाति का संबंध आपका केन्या अफ्रीका से है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जनजातियाँ आप याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली जनजाति पूछी जाती हैं कि जनजाति और क्षेत्र मिलान के लिए दिया रहता है। हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, कनाडा उपयुक्त को उनके तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी तटरेखा कैसी है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा देशों का जो है घटता क्रम हम देखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा कहाँ है? तो 4th नंबर पे आपका कनाडा आता है। उसके बाद नॉर्वे आएगा, नॉर्वे की तटरेखा है। फिर इंडोनेशिया और सबसे लास्ट में आपका रूस। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के बारे में। इसका विस्तार केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन तक है। रोजवुड, महोगनी, आबूनस जैसे कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार के लिए क्या होता है कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ का तापमान होता है। और ये जो क्षेत्र होता है 10 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये पाया जाता है। और ये इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का? तो अमेजन बेसिन हो गई, कांगो बेसिन हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं इंडोनेशिया, न्यू गिनी के क्षेत्र, ये सभी आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं। तो यहाँ केवल की वजह से आपका ये वर्ड गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सेकंड आपका सही है कि इसमें जो है रोजवुड, महोगनी, आबूनस जैसे लकड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर होगा ए, मतलब केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है सही सुमेलित है वो देखना है। स्थानीय पवन और क्षेत्र हैं। तो स्थानीय पवन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? गिबली आपका कहाँ पाया जाता है? तो गिबली आपका लीबिया में पाया जाता है। कहाँ पे? लीबिया। ये लीबिया कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। बाई जो है, बाई स्थानीय पवन आपका स्विट्जरलैंड में मिलती है या बहती है। सामल जो है, सामल स्थानीय पवन इराक में बहती है। कहाँ पे? इराक में। सामल जो है कहाँ बहती है? इराक में बहती है। हबूब जो है कहाँ बहती है? ये आपका सूडान में बहती है। सूडान, सामल, इराक। तो इस तरह से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित है कि बाइज कहाँ मिलती है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी अधिक ऊंचाई 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं जो सामान्यतः चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। ये कौन से मेघ होते हैं? पच्छाप कपासी बादल, पच्छाप स्तरीय बादल, पच्छाप बादल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। पच्छाप बादल जो होते हैं वो रेशम की तरह सफ़ेद होते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पे 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। कथन और कारण दिया हुआ है। बंगाल की खाड़ी का औसत सागरी सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है, अतः चक्रवातियों की उत्पत्ति अधिक होती है। समुद्री सतह का तापमान और आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो समुद्री सतह का जो तापमान होता है और आर्द्रता ये चक्रवातों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से आपका बंगाल की खाड़ी में औसत सागरी सतह का तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे क्या होता है? चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, इसलिए आपका कथन जो है कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार हमें सही आरोही क्रम में लगाना है कि सबसे बढ़ता क्रम फिर उससे ऐसे लगाना है। तो देखते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर, मीसोस्फीयर। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल आता है। सबसे पहले आपका क्या आएगा? क्षोभ मंडल।
जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर आएगा आपका, उसके बाद आएगा समताप मंडल, समताप मंडल जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा आगे लिख के। और फिर उसके बाद आता है आपका मीसोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, मध्य मंडल, मीसोस्फियर। इसके बाद आएगा आपका थर्मोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं, तापमंडल। तो इस तरह से ऊंचाई के क्रम में सबसे पहले आपका सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल और सबसे लास्ट में आपका तापमंडल है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई जो है सही सुमेलित मतलब सही तरीके से क्रम में नहीं लगे हुए हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ चक्रवात है, दूसरी तरफ आपका नामकरण करने वाले देश है कि कौन से देश ने क्या नाम दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो आइए मिलान करते हैं। चक्रवात मोजा जो है, चक्रवात मोजा का नाम किसने दिया है, तो ये दिया है आपके यमन ने दिया है नाम। और चक्रवात मीचेंग का नाम ईरान ने दिया है, सॉरी ईरान ने नहीं, म्यांमार ने दिया है आपका। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस तरह से ऑप्शन देखेंगे आप। मोचा जो है किससे संबंधित है, तो यनम से संबंधित है। यनम ने जो है मोचा नाम दिया है चक्रवात का। मिचोंग नाम किसने दिया है, तो म्यांमार ने दिया है। बिजर पॉय नाम किसने दिया है, बिपरजाय नाम किसने दिया है, तो बांग्लादेश ने दिया है। और हामून नाम किसने दिया है, तो ईरान ने दिया है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये कुछ चक्रवात हैं इम्पॉर्टेंट जिनके नाम इन देशों ने दिए हैं। अगला हम देखेंगे 9 नंबर को। कथन और कारण है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। तो क्षोभ मंडल को जो है परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन आर ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से नहीं बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है, घटने लगता है। तो इस तरह से आपका ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सही कथन है, उसका चयन करना है हमें। अल्बेडो कुल सौर विकिरण से परावर्तित विसरित और विकिरण की गणना है। शुष्क बालू का अल्बेडो कम और घास स्थल का अल्बेडो सर्वाधिक होता है। तो ये आपका शुष्क बालू का जो अल्बेडो होता है वो अधिक होता है, जबकि घास का कम होता है। इस तरह से आपका पहला आंसर तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। जस्ट अपोजिट कर देंगे तो दूसरा भी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। कथन और कारण है। सूर्य तप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम होता है। तो सूर्य तप जो होता है विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होता है, और ध्रुव जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे सूर्य तप मतलब सूर्य की जो तापमान है वो कम होता चला जाएगा, या यूँ कहे कि तिरछीकरण की वजह से तापमान वहाँ का कम रहेगा। सौरिक विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे हम सूर्यातप कहते हैं, और जो सभी स्थानों पर समान नहीं रहता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। तो प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा कौन है। क्यूराइल आपकी ठंडी जल धारा है, सुसीमा आपकी गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा। हम्बोल्ट आपकी ठंडी है, और कैलिफोर्निया भी आपकी ठंडी जल धारा है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रशांत महासागर की जो गर्म जल धारा है वो है आपकी सुसीमा। तो यहीं पे एक जो होती है क्यूरोसियो की धारा होती है, वो भी आपकी गर्म होती है। जो कहाँ पे होती है, तो प्रशांत महासागर में ही होती है क्यूरोसियो और क्यूराइल आपकी कौन सी धाराएं हैं, तो क्यूराइल आपकी ठंडी जल धारा है, और क्यूरोसियो आपकी गर्म जल धारा है। सुसीमा भी आपकी गर्म जल धारा है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अवसादी चट्टानों के बारे में देखना है। ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवे रहित होती हैं। तो अवसादी चट्टान जो है जीवाश्म मतलब इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म रहित नहीं होती है। स्तरीय चट्टान भी कहते हैं अवसादी चट्टान को। दामोदर एवं गोदावरी नदी बेसिन में स्थित अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव जो है इस पर पड़ता है। तो ए और मतलब 1 और 4 जो है आपके ऑप्शन सही नहीं है, बाकी 2 और 3 सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो 1 और 4 आपके असत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रूपांतरित चट्टान है। डायराराइट, गैब्रो, नीस, ग्रेनाइट। तो नीस आपका जो है रूपांतरित चट्टान है, जबकि डायराराइट, गैब्रो और ग्रेनाइट जो है ये आपके अवसादी चट्टान है, आपके अवसादी चट्टान। डायराराइट, गैब्रो एंड ग्रेनाइट, जबकि नीस क्या है, रूपांतरित चट्टान है।
अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, सिल्ड के बारे में है। सिल्ड ज्वालामुखी, इसका निर्माण मुख्यतः कम साम्यता वाले बेलास्टिक लावा से होता है। ये सामान्यतः अधिक विस्फोटक होते हैं। सिल्ड ज्वालामुखी क्या होता है, कम विस्फोटक होते हैं, न कि अधिक विस्फोटक। अब सारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। तो सिल्ड ज्वालामुखी किस पे पाए जाते हैं, अब सारी प्लेट सीमाओं पर। ईटा इले इथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय सिल्ड ज्वालामुखी है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका गलत, मतलब सही होगा, क्योंकि दूसरा जो है आपका गलत है, बाकी सभी जो है सही हैं। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये अधिक विस्फोटक नहीं होते, सिल्ड ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची को फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके प्रमुख ज्वालामुखी हैं, दूसरी तरफ ज्वालामुखी में कौन से ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है, यही हमें बताना है। तो विलारिका कहाँ पे स्थित है, ये आपका चिली में स्थित है। माउंट उलावुन कहाँ पे है, तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, पापुआ न्यू गिनी। और किलाउआ कहाँ है, तो ये आपका कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे स्थित है। मेरापी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ये सभी जो हैं प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जो आपके जिस देश में स्थित है उस देश के हिसाब से हमें मिलान करना है। तो 16 हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के लंबवत होती है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 1 से लेकर जोन 5 तक है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत में भूकंप क्षेत्र जो है 2 से लेके 5 तक है। जो भूकंप जोन कौन से स्टार्ट होती है, तो 2 से लेके आपका 5 तक के भारत में पाई जाती है भूकंप क्षेत्र। बाकी जो है फर्स्ट और मतलब ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है। महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त, गंभीर सागरीय मैदान, महाद्वीपीय शेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। इसका ढाल जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 80 किलोमीटर तक इस चौड़ा मिलता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर सबसे लंबे समय तक स्थूल तलछटी और 7 जीवाश्मी ईंधन मिलते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित वनीय बायोम में से किस एक में प्राणियों को आहार के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता है। मानसूनी वन, विश्वतीय वन, रूम सागरीय वन बायोम, टैगा वन बायोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विश्वतीय वन बायोम। इसमें जो होता है विश्वतीय वन बायोम का विस्तार जो है आता है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य पाया जाता है। वर्ष भर यहाँ पे उच्च वर्षा और तापमान उच्च रहते हैं। ये आपके सदाबहारी वर्षा वन कहलाते हैं। इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता जो होती है सर्वाधिक होती है। यहाँ पे प्राणियों को जो है प्रवास नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें और लेवल रहते हैं, एक तरीके से भरपूर वहाँ पे स्रोत होते हैं। आइए अगला देखते हैं, उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो लवणता क्यों अधिक पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी सागर में क्या होता है कि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। क्योंकि तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, क्योंकि उत्तरी सागर कहाँ मिलेगा, तो ये आर्कटिक महासागर के आसपास मिलेगा, जो 66 डिग्री होता है आपका, और वहाँ पे आपका तापमान सबसे कम होता है। तो कैसे आपका वाष्पीकरण यहाँ पे अधिक हो जाएगा, इस वजह से आप आर को गलत कर सकते हैं। एंड फर्स्ट आपका सही है कि उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। और यहाँ पे लवणता अधिक पाने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल उत्तरी सागर में लवणता की वृद्धि कर देते हैं। इस वजह से आपका उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और आर जो है गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देखना हमें कौन से जो है सही सुमेलित नहीं है। कनारी की धारा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर जो आपका अफ्रीका के तट से लगा हुआ रहता है। अग्लुहास धारा आपका हिंद महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट धारा आपका उत्तरी प्रशांत न होकर ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ब्राज़ील की धारा आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। ये उत्तरी की जगह अगर दक्षिणी होता तो ये भी आपका सही होता। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सौर विकिरण से, पार्थिव विकिरण से, परावर्तित सौर विकिरण से, प्रकीर्णित सौर विकिरण से।
ये जो होता है आपका पार्थिव विकिरण से आपका वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी की सतह जो होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन द्वारा गर्म होती है, जबकि पृथ्वी स्वयं गर्म होने के उपरांत दीर्घ यानी LW तरंग जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उससे जो होता है ऊर्जा विकिरण करने लगती है, और इसी के कारण आपका पार्थिव विकिरण से वायुमंडल जो होता है गर्म होता है। अगला देखते हैं, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वो सभी चीज़ें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल सबसे वायुमंडल का निचली परत है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर होती है। इसमें धूल कण, जलवाष्प आदि मौजूद होती सारी चीज़ें। यहाँ पे जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल इसी को माना जाता है, क्षोभ मंडल को। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें और लेवल होती हैं, आपके दशाएं अच्छी होती हैं तो चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं। अगला देखेंगे हम 24 नंबर, पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है? सौर विकिरण ऊर्जा को अवशोषित मात्रा, पार्थिव विकिरण द्वारा उत्सर्जित मात्रा, सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा, पार्थिव विकिरण द्वारा अवशोषित मात्रा। तो पृथ्वी का एल्बिडो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। एल्बिडो मान लीजिए पृथ्वी सौर से आपका 10 यूनिट आया पृथ्वी पे, और ये सारा का सारा यूनिट जो है डायरेक्ट अपना 10 यूनिट जो है वापस चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसकी मतलब पृथ्वी की एल्बिडो सबसे अधिक है। अब मान लीजिए 10 आया था और यहाँ पे 8 ही गया, तो थोड़ी सी कम एल्बिडो है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि एल्बिडो जितना आता है उतना वापस हो जाए तो एल्बिडो सर्वाधिक है, और थोड़ा सा कम हुआ तो उससे कम है। अगला हम देखेंगे, तापीय प्रतिलोमन के कारण क्या है? वायुमंडल में स्थिरता आती है, वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं, वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ए और बी दोनों ही। तो तापीय प्रतिलोमन के कारण क्या होते हैं? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। तापीय विलोपन किसे कहते हैं? प्रतिलोपन हम देखते हैं यहाँ पे, जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे तथा गर्म परतें ऊपर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है? अस्वच्छांश, उपध्रुवी, निम्न दाब पेटी, डोल ड्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, डोल ड्रम। डोल ड्रम अत्यधिक निम्न वायु दाब का कटिबंध होता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तो होता है? तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य होता है। इस कटिबंध में क्षैतिज धरातली पवनें नहीं चलती हैं, क्योंकि यह पवनें आपस में मिलकर गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। इस कारण से इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर पवनें ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। सिजगी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो इस तरह से आपका ए और बी दोनों ही मतलब ए और आर दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और सही भी हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्वत पदीय पठार एक ओर उच्च पर्वतों से तो दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं। ब्राज़ील का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो असत्य है, बाकी जो है पहला है आपका सत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है, न कि पर्वतपदीय पठार के। पर्वतपदीय पठार एक ओर उच्च पर्वतों से तथा दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं, जैसे अर्जेंटीना में जो पैटागोनिया का पठार है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अपलेशियन पठार है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वतपदीय पठार के उदाहरण हैं ये दोनों। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जलसंधि दिए हुए हैं और हमें मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। सोया जलसंधि जो है आपका जापान सागर और ओखोत्स्क सागर के मध्य में पाई जाती है। सुगारू जलसंधि जो है जापान सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में पाई जाएगी। फार्मोसा कहाँ पाई जाएगी? तो ये आपका पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य में पाई जाएगी। हारमुज कहाँ पाई जाएगी? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य पाया जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी सही है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थल और विशेषताएं दिए हुए और गलत युग्म की हमें पहचान करनी है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है। गोबी का मरुस्थल आपका एशिया स्थित एक ठंडा मरुस्थल है जो कहाँ पे है? तो मंगोलिया और चीन में स्थित है। नूबियन मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है? तो नूबियन मरुस्थल आपका
सहारा मरुस्थल के पश्चिमी क्षेत्र में न होकर कहाँ पे है, पूर्वी क्षेत्र में है आपका। नूबियन मरुस्थल कहाँ है, सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, न कि पश्चिमी क्षेत्र में। अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार के लिए जाना जाता है। कालाहारी मरुस्थल आपका बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहलाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है और नदियाँ और देश दिए हुए हैं। ओब नदी कहाँ की है, तो ये रूस की नदी है। हडसन नदी कहाँ की है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इरावदी नदी जो है म्यांमार में बहती है। ओरिनिका नदी जो है कोलंबिया में बहती है, जो वेनेजुला की नदी है। तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है 31 का। अगला है हमारा, पृथ्वी भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला 3 तत्व कौन से हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में आपका पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग जो होता है 8 तत्वों में पाए जाते हैं। अब जो 3 मेन है, 3 या 4 हम देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन कितना पाई जाती है, तो ऑक्सीजन आपका 46% पृथ्वी के भूपर्टी पर पाई जाती है, मतलब जो क्रस्ट होता है उस पर पाई जाती है। सिलिकॉन जो होता है 27.72% के अराउंड पाई जाती है। एल्यूमिनियम कितना पाया, तो 8% के अराउंड एल्यूमिनियम पाया जाता है। फिर आपका लौह पाया जाता है 5% के अराउंड। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 4 तत्व हमारे जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद लोहा पाया जाता है। तो ये 4 आप याद कर सकते हैं कि पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी बनी है इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का रहता है, फिर सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। गैब्रो, ग्रेनाइट, संगमरमर, पेग्मामाइट। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि संगमरमर जो है असादी चट्टान है, ना कि आग्नेय चट्टान है। बाकी आपका गैब्रो, ग्रेनाइट और पेग्माइट जो है आपका आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संगमरमर क्या है, रूपांतरित चट्टान है। शायद मैंने असादी बोल दिया, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। संगमरमर क्या है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और गैब्रो, ग्रेनाइट, पेग्माइट जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। असादी चट्टान किसका उदाहरण है, तो चूना पत्थर का है। अगला हम देखेंगे पर्वत और देश। कौन सा पर्वत किस देश में पाया जाता है, तो माउंट टिटिलस जो है ये पाया जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटिलस दक्षिणी अल्प से आपका न्यूजीलैंड का पर्वत है। वाइट पर्वत कहाँ का है, तो ये आपका पड़ेगा कैलिफोर्निया में वाइट पर्वत। एटलस कहाँ का है, तो मोरक्को का है। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है। तो ये वर्षा जो होती है वो होती है आपकी कपासी वर्षा मेघ के द्वारा होती है। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। इन मेघों में तेज बौछार होती है। तो ये जो है कुछ इसके उदाहरण हैं। जैसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे इन्हीं बादलों के कारण आपका वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है। देखते हैं कौन सी है जो भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है। वर्ष भर उच्च तापमान होता है यहाँ। नगण्य वार्षिक तापांतर होता है। शीत ऋतु में उपस्थिति होती है, तो ये शीत ऋतु की उपस्थिति यहाँ पे नहीं होती है। संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। अगला हम देखेंगे, सेब उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ स्थित है। तो बेका घाटी कहाँ स्थित है, जॉर्डन, कनाडा, लेबनान, कुवैत। तो ये हो जाएगा आपका लेबनान में जो है आपका बेका घाटी स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु समान होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो ये आपका सही है कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी आती है, इसलिए पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु में अंतर हो सकता है। वहाँ की अवस्थिति कारण की वजह से भिन्नता पाई जाती है ऊंचाई की जगह से। तो इस तरह से आपका ए तो गलत हो जाएगा, लेकिन आर सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका सही है कि ये भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा होता है, तो भारत में इनका प्रवेश जो होता है पूर्वी नहीं पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो हो जाएगा ए, केवल एक सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है।
तो सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, वो लगाती है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से जानी जाती है? कनारी, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजर, लेब्राडोर। तो ये हो जाएगी आपकी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। इसी को क्या कहते हैं? यूरोप का गर्म कम्बल भी कहते हैं। वह भूगोलवेता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा, वो कौन है? तो वो आपके हेरोडोटस हैं, जिन्हें क्या माना जाता है? तो इतिहास का पिता माना जाता है। इन्होंने ही नील नदी को कहा था कि ये मिस्र के लिए वरदान है। अगला हमारा, इसे कुल झील अवस्थित है। इसे कुल झील कहाँ अवस्थित है? रूस, कजाकिस्तान, कंबोडिया, किर्गिस्तान। तो ये आपका किर्गिस्तान में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। ये एक रामसर स्थल भी है, इसे एक कुल झील। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा पर जो होती है कोरियालिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है। इस वजह से आपका यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कर्मेडिक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो ये गलत है। आपका कर्मेडिक जो गर्त है वो कहाँ स्थित है? ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है। पिटोरिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। यूरेशियन बेसिन आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो इस तरह से हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका डी, एक्सोस्फीयर। वैसे तो आपका एक्सोस्फीयर को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। लेकिन तो यहाँ पे फ्रेंड्स जहाँ तक हमें पता है इसका संचार उपग्रह कहाँ अवस्थित किए जाते हैं? तो आयनोस्फीयर में किए जाते हैं, ना कि एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल में किए जाते हैं। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। वैसे कंफर्म है आपका आयनोस्फीयर में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। अगला हम देखेंगे, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। तो ब्लैक होल को जो है दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। तो ये बात आपका सही है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो आर सही है लेकिन ए गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। तो ये हो जाएगा आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। अगला हम देखेंगे, उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है आपका अल्फ्रेड वेबर द्वारा जो है 1909 में यह सिद्धांत दिया गया था। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत दिया गया था। ये एक जर्मन शास्त्री थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई में जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और हम इससे नीचे जा रहे हैं, तो 32 मीटर की गहराई पे क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बढ़ जाएगा। किसका? पृथ्वी का। तो अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है? तो सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये चारों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। और जिबूती जो होता है आपका सबसे छोटा देश होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में है। तो पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो ठोस अवस्था में नहीं, आपका तरल अवस्था में है। तो ये वाला जो हो जाएगा बाह्य कोर, मान लीजिए ये आपका बाह्य कोर है, ये आपका तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर जो पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग है वो आपका ठोस अवस्था में है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ये ठोस न होके तरल अवस्था में है। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कम, जबकि महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल दूसरा सही है लेकिन पहला सही नहीं है। पृथ्वी का कोर का विस्तार कितना है? तो 2900 किलोमीटर से लेके
6371 किलोमीटर तक आपका बाह्य कोर से लेके इनर कोर तक है। और ये बाह्य कोर जो इनर वाला पार्ट है आपका, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है। तो बाह्य कोर जो होता है तरल होता है और इनर कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? तो ये जो है देखते हैं, वायुमंडलीय अस्थिरता, विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र, वायुमंडलीय स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिनमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। माउंट हकाका बोराजी किस देश की सर्वोच्च चोटी है? तो ये किस देश की सर्वोच्च चोटी है? ये आपका म्यांमार देश की सर्वोच्च चोटी है, माउंट हकाका बोराजी। अगला है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? तो ये कौन सी जनजाति है? ये आपका तुआरेग जनजाति है जो अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन पाई जाती है। पिग्मी जनजाति आपका कांगो बेसिन में पाई जाती है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो दोनों ही तीनों मैंने बताया आपको, याद भी रखिएगा। अगला देखेंगे, जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। यहाँ पर लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दोनों ही जो है कथन और कारण दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हिमनद घाटी, सियाचिन जो है हिमनद है, सियाचिन हिमनद में आपका नुब्रा घाटी है। फेंड चेको जो है ये कहाँ की है? तो फेंड चेको जो है दक्षिण पश्चिम पामेर की घाटी है। दक्षिण पश्चिम पामेर की घाटी कहाँ पाई जाती है? फेंड चेको हिमनद में पाई जाती है। बटूरा कहाँ पाई जाती है? तो हुंडा घाटी में पाई जाती है, हुंजा। मोहिल याद जो हिमनद है वहाँ पे कौन सी घाटी पाई जाती है? तो सिंग साल की घाटी पाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है? लेगोड़ा, कैंडी, लून सैप, टोलने सैप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील कौन है? टोलने सैप है। ये कहाँ पाई जाती है? तो कंबोडिया में पाई जाती है टोलने सैप झील। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? चेस्टनट, पेयरी, चरनोजम, टेराकोसा। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चरनोजम जो है मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जितना आपका ऑप्शन दिया उसमें से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो चरनोजम है। चरनोजम मिट्टी छोटी घास वाली स्टेपी मैदानी में पाई जाती है। यहाँ ह्यूमस की अधिकता होती है, इस वजह से ह्यूमस अधिक होने के कारण से इसका रंग जो होता है काला होता है। और ये सर्वाधिक जो होती है उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी होती है। अगला देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। क्षेत्र और खनिज, कौन से क्षेत्र में कौन सी खनिज पाई जाती है? तो चीहू आहुआ जो है ये कहाँ का है? तो ये मैक्सिको में पाया जाता है आपका चीहू आहुआ, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? तो आपकी चांदी पाई जाती है। तो ये आपका सही सुमेलित है। पेनाग द्वीप कहाँ पे है? तो ये मलेशिया का है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपका टीन पाया जाता है। पिलबरा कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। विट वाट्स रैंड जो है ये आपका हीरा संबंधित क्षेत्र है, कहाँ पे? तो यहाँ पे जो है विट वाट्सवर्थ हीरा से संबंधित नहीं है, ये आपका सोना से संबंधित क्षेत्र है। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है कि विट वाट्स रैंड कहाँ, इसमें क्या पाया जाता है खनिज? तो ये पाया जाता है सोना। और हीरा कहाँ पाया जाता है? तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर अवस्थित है? होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। होन्शु में जो है आपका जापान की राजधानी टोक्यो पाई जाती है। अगला हम देखेंगे, केप अग्लुहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केप अग्लुहास जो है आपका मान लीजिए ये दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे जो है आपका केप अग्लुहास मिलेगा। यहाँ पे मैप में देखेंगे तो यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है। यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो ये बात सही है। सभी अक्षांश रेखाएं बृहत वृत्त मतलब बृहत वृत्त होती हैं, तो ये बात आपका गलत है कि सिर्फ एक ही अक्षांश रेखा जो होती है, जो विषुवत रेखा होती है, वही बृहत वृत्त होती है और सभी जो होती हैं उससे कम होती हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड सही नहीं है। अगला हम देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रह है, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं हैं। तो बुध की विशेषता क्या है? बुध ग्रह जो होता है सर्वाधिक कक्षीय गति से चलता है। अरुण जो है, अरुण आपका लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। बृहस्पति जो है सबसे कम परिभ्रमण वाला समय लेता है। वरुण क्या है? वरुण में जो है मीथेन का बादल मिलता है। वरुण का जो ग्रह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो मीथेन के बादल मिलते हैं। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 को। असंबद्धता और अवस्थिति देखते हैं। तो पहला है आपका कोनोरोड। कोनोरोड जो है वो कहाँ मिलता है? तो कोनोरोड जो है आपका बाह्य कोर और आंतरिक कोर के कोनोरोड जो है वो आपका बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के मध्य पाया जाता है। बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के मध्य पाया जाता है। मोह जो है आपका आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेंटल के मध्य पाया जाता है। रेपती कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल के मध्य में पाई जाती है। जबकि लेहमन कहाँ पाया जाता है? तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे आप पृथ्वी की संरचना जब बना के करेंगे तो सबसे पहले कोनोरोड आता है। एक मिनट लिख देते हैं। सबसे पहले आपका कोनोरोड आएगा, फिर उसके बाद आएगा मोह, ये मोह डिवाइड करता है, फिर आपका रेपती, उसके बाद जो है आपका लेहमैन। तो इस तरह से आप चारों को देख भी लीजिए कि बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट को कौन अलग करता है? कोनोरोड। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं इसको। अगला हम देखेंगे हॉर्स पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो हॉर्स पर्वत का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। ध्रुवंशों के किनारे के स्तंभ स्थावत रहते हैं एवं बीच का स्तंभ जो होता है ऊपर उठ जाता है। मान लीजिए, तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं तथा एवं बीच का स्तंभ जो होता है ऊपर उठ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्स पर्वत कहते हैं। ध्रुवंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे के स्तंभ जो है नीचे धंस जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप होता है। तो ए तो आपका सही है, लेकिन आर जो है गलत है। क्यों गलत है देखते हैं कि कोई भी हलचल जो समुद्र के जल को सामान्य अवस्था से विस्थापित करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी आने का कारण वो बन जाता है। तो सुनामी की जो उत्पत्ति होती है समुद्र में तब होती है जब समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन ये सभी होते हैं, तब जाकर आपका सुनामी आता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 68। सही कथन का चयन करना है। प्रवाल द्वीप का निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है एवं प्रवाल द्वीप महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। मालदीव, मार्शल द्वीप और गिलबर्ट द्वीप जो है प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन जो है आपके सही हैं कि प्रवाल द्वीप जो होता है वलयाकार मध्य महासागरीय चट्टानें हैं जिनका निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है। मालदीव, मार्शल द्वीप, गिलबर्ट द्वीप ये सभी जो हैं प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। एक तरफ आपका घास का मैदान है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो वेल्ड घास कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। सवाना कहाँ पाई जाती है? सूडान में पाई जाती है। लानोज घास आपका कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी कोलंबिया में। सिराडो घास कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी ब्राज़ील में। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रसिद्ध उपनाम और देश या राज्य स्थान देखते हैं। तो ये हो जाएगा यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं? तो एबरडीन को कहते हैं। ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहते हैं? केनटुकी को कहते हैं। केनटुकी को कहते हैं। मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहते हैं। नहरों का शहर जो है वेनिस को कहते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर 1 क्वेश्चन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, और ये कब हुआ था विभाजन? ये विभाजन हुआ था आपका कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। ये अल्फ्रेड वेगनर नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था 1912 में। और इन्होंने ही कहा था कि जो पैंजिया है वो आपके 2 भागों में विभाजित हो गया। अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग है, गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग है, उसमें ये विभाजित हो गया है। अगला हम देखेंगे
सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को अलग करती है। सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को कौन अलग करता है? तो जोहोर जल संधि जो है अलग करती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। घाटियाँ और अवस्थिति, कौन सी घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो बादा घाटी कहाँ पे है? ये आपका इंडोनेशिया में अवस्थित है। किंग घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। रैबिट घाटी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पो घाटी आपका इटली में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिचक्रवात की विशेषताएं देखते हैं। केंद्र में दाब प्रवणता अधिक होती है। केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होती है। मौसम साफ रहता है। वाताग्र नहीं बनते हैं। और गलत कथन का हमें चयन करना है कि कौन सा जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 जो है गलत हैं, बाकी 2 और 3 1 2 तो गलत हैं, 3 और 4 आपके सही हैं। तो प्रतिचक्रवात चक्रवातों के विपरीत होते हैं और ये उच्च वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र में बनते हैं। केंद्र में दाब प्रवणता कम होती है। केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है और मौसम यहाँ पे साफ होता है। वाताग्र नहीं बनते हैं। ये सभी जो हैं आपके प्रतिचक्रवात की विशेषताएं होती हैं। अगला देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिले देश और राजधानियां मिलानी है। ग्रेनाडा देश की राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज है। बहामास की राजधानी आपकी नसाऊ है। कोस्टा रिका की राजधानी आपका सैन जोन्स है। हंडोरास की राजधानी आपका तेगुसिगल्पा है। तेगुसिगल्पा। इस तरह से देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से इजराइल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? रूम सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इजराइल जो है रूम सागर के पश्चिमी नहीं पूर्वी तट पर अवस्थित है। रूम सागर के पूर्वी तट पर आपका इजराइल अवस्थित है और इसकी राजधानी यरूशलेम में अवस्थित है। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है। तो ये सभी कथन जो हैं आपके सही हैं। कौन सा नहीं सही है? तो पहला ही आपका सही नहीं था, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किसे थाल वेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ए। सर क्रीक को जो है थाल वेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया है। अगला देखेंगे हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करेंगे। देश और तेल क्षेत्र, कौन सा देश में कौन सा तेल क्षेत्र स्थित है? तो ईरान में जो है आपका मस्जिद ए सुलेमान तेल क्षेत्र अवस्थित है। इराक का कौन सा तेल क्षेत्र होगा? तो किरकुक होगा। और कुवैत का जो होगा बरगान होगा। सऊदी अरब का तेल क्षेत्र क्या हो जाए? दम्मम। तो इस तरह से 1 2 3 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी सही सुमेलित हैं। अगला देखेंगे। ला प्लाटा के मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान का निर्माण ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया। इस मैदान में पंपास नामक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक जो है असत्य है, बाकी दूसरा जो है सही है कि ला प्लाटा का मैदान जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के पठार के दक्षिण में अवस्थित है। इस मैदान का निर्माण पराना और पराग्वे तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा की गई हैं। तो इस वजह से ओरिनिको तथा इन सब नदियों के द्वारा नहीं, कौन सी नदियों के द्वारा? तो पराना तथा पराग्वे नदी के द्वारा की गई है। अगला हम देखेंगे। बंदरगाह और देश है। कौन सा बंदरगाह किस देश में है? तो मतादी बंदरगाह जो है आपका कांगो गणतंत्र या जायरे में अवस्थित है। पोर्ट हरकोट नाइजीरिया में अवस्थित है। मीना अल हमदी ये आपका कुवैत में स्थित है। सिकंदरिया कहाँ पे है? तो ये आपका मिस्र में अवस्थित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक नगर मकर रेखा पर स्थित है? क्वीटो, कराकास, साओ पालो, जॉर्ज टाउन। तो साओ पालो जो है आपका मकर रेखा पर स्थित है। अगला देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। तेल उत्पादक कोयला उत्पादक क्षेत्र और देश। तो कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में है? डोनबास जो है आपका यूक्रेन में है। डोनबास कहाँ पे है? तो ये आपका यूक्रेन में है। रेड बेसिन कहाँ पे है? तो ये आपका चीन में है। रूर घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। अपलेशियन कोयला उत्पादक क्षेत्र आपका यूएसए में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 82 या 83 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी अवस्थित है। तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कहाँ पे अवस्थित है? तो अलास्का की श्रेणी में है। उसका नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। कितने मीटर लंबी है, ऊंची है? तो 6194 मीटर ऊंची है। रॉकी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो माउंट एल्बर्ट है। अपलेशियन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो माउंट मिचेल है। अगला देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा इसमें असत्य है? यूरोप की सबसे बड़ी झील
लेडोजेस्कॉय है, तो ये सही है। यह खारे पानी की झील है, तो ये जो है आपकी खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, लेडोजेस्कॉय। यह हिमानीकृत झील है, यह रूस में अवस्थित है। बाकी सब सही है, आपका सेकेंड ऑप्शन ही गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवनों के नाम और स्थान। ब्रिकफिल्डर कहाँ बहती है पवन? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में बहती है। हबूब पवन कहाँ बहती है? तो ये आपका सूडान में बहती है, सूडान में, न कि ईरान में। सूडान में हबूब पवन बहती है। योमा कहाँ बहती है? तो जापान में। खमसिन पवन कहाँ बहती है? तो मिस्र में बहती है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। ड्रमलिन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल या नदी, पवन, हिमानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हिमानी। ड्रमलिन का आकार जो होता है उल्टी नौका के समान होता है। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोर का थोड़े थोड़े समय में गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उससे क्या होती है? उससे आपके ड्रमलिन नामक स्थलाकृति बनती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? लाइबेरिया, बोलिविया, उरुग्वे, अंगोला। तो बोलिविया जो है आपकी तीनों तरफ से स्थल से घिरी हुई है, तो इसकी जो है तट रेखा समुद्र से नहीं लगती है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व के अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश प्लेसर निक्षेप से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन जो हैं सत्य हैं आपके, कि विश्व के अधिकांश प्लेसर निक्षेप जो है दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लेसर निक्षेपों से ही प्राप्त होता है। प्लेसर निक्षेप को जो है रिवर्ड बेड्स भी कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है? तो कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अभी हमने बताया था, ये है आपकी पिग्मी जनजाति जो है आपका कांगो बेसिन में पाई जाती है। ये एक शिकारी जनजाति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ गर्जन के प्रमुख कारण है? तो मेघ गर्जन के प्रमुख कारण होते हैं आपके संघनन हो जाएगा, उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता रहेगी, ऊर्ध्वाधर हवा रहेगी। तो सभी जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट कारण है मेघ गर्जन के। अगला देखेंगे हम, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने में प्राकृतिक स्रोत के रूप में कौन नहीं है? तो देखते हैं प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो पृथ्वी की आंतरिक दशाओं को जानने के लिए कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं? तो पहला आपका भूकंपीय तरंग हो जाएगा, दूसरा आपका ज्वालामुखी हो जाएगा, तीसरा आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ये तीनों ही आपके पृथ्वी की आंतरिक दशाओं के जानकारी के प्राकृतिक स्रोत हैं। जबकि अप्राकृतिक स्रोत कौन है? तो घनत्व हो जाएगा अप्राकृतिक स्रोत, तापमान हो जाएगा आपका अप्राकृतिक स्रोत, और दबाव हो जाएगा। ये सभी अप्राकृतिक स्रोत हैं। तो इस तरह से आपके सी ऑप्शन सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। यह पूर्णतः विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो बिल्कुल ये आपका पूरी तरह से क्या होता है कि विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके दक्षिण में कार्पेंट्रिया की खाड़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में कार्पेंट्रिया की खाड़ी नहीं है, ये आपके उत्तर में कार्पेंट्रिया की खाड़ी है। इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। तो ये भी सही है। आयर झील यहीं पे अवस्थित है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है? तो कौन सी ऐसी है जो महासागरीय धारा गर्म नहीं है? तो ये इसके बारे में देखेंगे। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जो है ये भी आपकी गर्म जलधारा है, जबकि कनारी जलधारा जो है ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो ये आपकी ठंडी जलधारा है। ये कहाँ बहती है? तो ये अटलांटिक महासागर में बहती है और दक्षिण अफ्रीका से, मतलब आपका ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका पूरा छोर रहता है, मतलब पश्चिम वाला जो छोर होता है अफ्रीका का वो पूरा कवर किए रहती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। 94 नंबर क्वेश्चन, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान हेतु आदर्श माना जाता है। इस परत में ईंधन की खपत कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है कि समताप मंडल में जेट उड़ता है इस वजह से ईंधन की खपत कम होती है, ये बात आपका गलत है। समताप मंडल बादल तथा अन्य मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए जेट विमानों को समताप मंडल को उड़ान भरने हेतु आदर्श स्थिति माना जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील
बोलिविया एवं पेरू के मध्य स्थित है। अथाबास्का, रेनडियर, उर्मिया, टिटिकाका। तो अथाबास्का और रेनडियर जो है आपकी कनाडा में स्थित झील है, कनाडा में। उर्मिया जो है ईरान में स्थित झील है। टिटिकाका झील जो कहाँ पाई जाती है, बोलिविया और पेरू के मध्य में स्थित है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम स्थान है। तो इसका आंसर है आपका दोनों ही कथन आपके सही हैं कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होती है, भूमि होती है। और इसमें जो होता है, इस लवणता सागरीय लवणता में जो होता है सोडियम क्लोराइड का अधिकतम स्थान पाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कौन सा उद्योग कहाँ मिलता है। तो संघाई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये वस्त्र और मशीनरी के लिए आपका प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये उद्योग मिलता है। संघाई जो है वस्त्र और मशीनरी के लिए। मिलान जो है, मिलान में रेशम वस्त्र उद्योग मिलते हैं। रेशम मिलान किससे संबंधित है, तो रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित है। नगोया जो है, नगोया में ऑटोमोबाइल उद्योग है। हवाना में आपका सिगार उद्योग है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है। तो ज्वालामुखी क्रिया से मानव को क्या क्या लाभ होते हैं और कौन सा ऐसा है जो मानव को लाभ नहीं होगा। तो प्राकृतिक सुरक्षा का वाल्व मिलेगा, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति होगी मानव को, भूतापीय ऊर्जा मिलेगा यहाँ से, जबकि विस्थापन, ज्वालामुखी क्रिया से लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता है अगर बड़े लेवल पे आपका ज्वालामुखी आ गया है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आप मनुष्य के लिए नकारात्मक, बाकी सभी जो है सकारात्मक हो जाएंगे। निम्न राष्ट्रों में से किसमें मानक समय रेखाओं की संख्या अधिकतम है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस में टोटल जो है मानक समय 12 है। रूस में आपका कितने हैं, तो रूस में आपके 11 मानक समय हैं, जबकि यूएसए में 7 मानक समय हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो है 3 मानक समय हैं। भारत में कितने मानक समय हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें ताकि आपको पता रहे कि मानक समय क्या है। जकारू है, जकारू क्या है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोग को क्या कहते हैं, जकारू कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा त्रिकोण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। तो बरमूडा जो त्रिकोण है ये दक्षिण प्रशांत नहीं, ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक जो है त्रिकोण है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सही कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। आपका देश और राजधानी मिलाना है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद है, अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगी। किर्गिस्तान की राजधानी आपका बिश्केक हो जाएगी और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगी। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला हम देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलावृत देश है, तो यानी कौन सा ऐसा है जो स्थल से घिरे हुए हैं, जिनकी तट रेखा जो है समुद्र से नहीं लगती है, उसी को हम स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो दक्षिणी सूडान जो है आपका, ये पूरी तरीके से तट मतलब देशों से घिरे हुए हैं, इनकी तट रेखा समुद्र से नहीं लगती। बोल्विया भी वही है, वही स्विट्जरलैंड भी आपका, तीनों ही देश जो है स्थलावृत देश हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन और देश, तो योमा में जो है, योमा कहाँ का पवन है, तो योमा आपका जापान का पवन है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहती पवन है। ब्लीजर्ड जो है आपका कनाडा में बहती है। ब्लैक रोलर जो कहाँ बहती है, तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आपकी ये बहती है, अमेरिका। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही नहीं है, जबकि योमा जापान में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ब्लीजर्ड जो है कनाडा में बहती पवन है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक माइक्रोनेशिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में टोटल चार द्वीप समूह आते हैं। कौन कौन से, तो आपका कैरोलिन आ जाएगा, गिलबर्ट आ जाएगा, मार्शल आएगा और मैरियाना आएगा, मैरियाना। तो 4 द्वीप समूह जो होते हैं आपके माइक्रोनेशिया में आते हैं, जबकि टोंगा आपका माइक्रोनेशिया में नहीं आता है। अगला देखेंगे ओसेनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ओसेनिया का सबसे बड़ा देश आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा देश जो होता है वो नाuru होता है।
खनन केंद्र और अवस्थिति के बारे में देखेंगे, कौन सा खनन केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। तो हिडाल्गो जो है आपका मैक्सिको में अवस्थित है, हिडाल्गो मैक्सिको में। ब्रिटिश कोलंबिया आपका कहाँ अवस्थित है, तो ये कनाडा में अवस्थित है। और माउंट ईसा जो है कहाँ मिलेगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। बोको कहाँ मिलेगी, तो गिनी में। तो इस तरह से ये सारे खनन केंद्र सारे देश कौन से देश में अवस्थित है वो हमें देख लिया। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 108। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीमों में गहरा संबंध होता है। जब धरातली शीतोष्णकटिबंध चक्रवातों के ऊपर क्षोभ मंडली जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल हो जाते हैं। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एस्किमो जनजाति से संबंधित हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं जो एस्किमो जनजाति से संबंधित हैं। कयाक, इग्लू, रेंडियर, हार्पून, ये सभी जो हैं आपके एस्किमो जनजाति से संबंधित हैं। कयाक जो होते हैं सील की मछली की खाल से बनी नाव में रहते हैं। इग्लू जो है बर्फ से बने हुए घर में रहते हैं। रेंडियर जो होते हैं हिरन की एक प्रजाति होती है। हार्पून जो होते हैं शिकार हेतु हथियार होते हैं। तो ये सभी एस्किमो जनजाति से संबंधित चीज़ें हैं। अगला देखेंगे, मूरलैंड कहाँ पर अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है। तो मूरलैंड कहाँ मिलती है, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन में मिलता है। यहाँ पे जो होता है पेड़ नहीं मिलते, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, मूरलैंड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं और एक तरफ उसकी राजधानियाँ हैं। देखते हैं कौन सी राजधानी कहाँ मिलती है। तो न्यू साउथ वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, इसकी राजधानी आपका सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन हो जाएगी। विक्टोरिया की राजधानी आपकी मेलबर्न होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ होती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 को। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है। मालदोवा, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की जो सीमा है वो आपका यूक्रेन से नहीं लगती है, बाकी सभी की लगती है। और कौन से हैं जिनकी सीमा यूक्रेन से लगती है, तो रूस हो जाएगा आपका, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मालदोवा, ये सभी की सीमा किससे लगती है, तो आपका यूक्रेन से लगती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रा के सबसे निकटतम है। पेशावर, लाहौर, क्वेटा, तक्षशिला। तो ये हो जाएगा आपका पेशावर। पेशावर जो है खैबर दर्रा के सबसे नज़दीक में स्थित है। अगला हम देखेंगे, समुद्री जलधारा और महासागर कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है। बेंगुला की धारा जो है, बेंगुला की धारा कहाँ बहती है, तो ये आपके अटलांटिक महासागर में बहती है, न कि प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक में। अग्लुहास की धारा आपकी हिंद महासागर में बहती है। कैलिफोर्निया की धारा जो है ये आपका प्रशांत महासागर में बहती है, न कि अटलांटिक महासागर में। इस तरह से केवल दूसरा ही ऑप्शन आपका सही है, बाकी दोनों ही फर्स्ट और थर्ड आपके सही नहीं हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 15। देखते हैं, अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन जो है सत्य है। देखते हैं, जाम्बेदी, यह जो है विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेदी नदी पर स्थित है, तो ये बात सही है। यह जाम्बिया एवं मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, तो ये बात आपकी गलत है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है आपकी विक्टोरिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 355 फीट है। तो इस तरह से आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। 16 नंबर देखें, मिनास गिराइस किस देश में अवस्थित खनिज भंडार है। तो देखते हैं, तो मिनास गिराइस जो है आपका ब्राज़ील में अवस्थित खनिज भंडार है। तो यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा और अभ्रक मिलते हैं। राइटिंग में मत जाइएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से देखना है, हमें मिलान करना है। जनजाति और क्षेत्र दिए हुए, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी कालाहारी में पाई जाती है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में। मसाई आपकी पूर्वी अफ्रीका में। बंटू कहाँ पाई जाती है, तो उप सहारा स्थल में पाई जाती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं अफ्रीका की, याद रखिएगा, एक न एक तो आपको मिल ही जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा स्थित नहीं है, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड, रूस। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्वे जो है आपका बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। कौन कौन से अवस्थित हैं लिख लीजिए, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी,
लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और स्वीडन, ये सभी जो है बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देशों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमें लगाना है। पश्चिम से पूर्व में तो सबसे पहले आपका आइवरी कोस्ट आता है, उसके बाद घाना आएगा, उसके बाद आपका टोगो आएगा, फिर बेनिन आएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही होगा। 120 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो विषुवत रेखा पे कौन सा देश अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा बोत्सवाना। बोत्सवाना आपका विषुवत रेखा पे नहीं है, जबकि मालदीव, युगांडा और ब्राज़ील ये सभी आपके विषुवत रेखी देश हैं। बोत्सवाना जो है मकर रेखा यहाँ से होकर जाती है बोत्सवाना से। अगला देखेंगे नदी और नगर। कौन सा नदी किस नगर पे अवस्थित है? मतलब नदी वारसा नगर किस नदी पे है? तो ये आपके विस्चुअला नदी पर है। काराकस जो नगर है ये आपके गुएरे नदी पर है स्थित। कीव नगर जो है आपका ये आपका नीपर नदी पर अवस्थित है। मैड्रिड नगर आपका मंजाना रेस नदी पर अवस्थित है। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक राजधानी से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है? तो बुडापेस्ट से होकर गुजरती है, वियना से होकर जाती है, बेलग्रेड से होकर जाती है, जबकि पेरिस से होकर डेन्यूब नदी नहीं जाती है। तो टोटल जो है डेन्यूब नदी 5 राज्यों से, मतलब 5 राज्यों की राजधानियों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सी है? तो बुडापेस्ट, वियना, बेलग्रेड, बुखारेस्ट और ब्राटिस्लावा, ये सभी से होकर जाती है डेन्यूब नदी। कौन सा एक सही सुमेलित है देखना है हमें। लानोज आपका ओरिनिको का मैदान है, तो लानोज जो है ओरिनिको का मैदान है। सिल्वास जो है अमेजन का मैदान है। पंपास जो है ला प्लाटा का मैदान है। तो सभी जो है सही सुमेलित हैं कि ओरिनिको के मैदान में लानोज घास पाई जाती है, अमेजन के मैदान में आपका सिल्वास घास पाई जाती है और ला प्लाटा के मैदान में आपका पंपास घास मिलती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही कथन आपके सही थे। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के आपके कौन से भाग में? क्वींसलैंड भाग में जो है आपका सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 125। आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए तो सही है लेकिन आर आपका गलत है कि आर्द्र जलवायु में पसीना जो है तेजी से वाष्पित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो इस तरह से आर्द्र जलवायु में आपका पसीना तेजी से वाष्पित नहीं होता है, यह चिपचिपी गर्मी का एहसास कराता है। और मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस नहीं करता है, मानव की कार्य क्षमता को भी कम कर देता है आपकी ऐसी जलवायु। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2023 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में कौन सा एक शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये कौन सा देश है? ये आपका है आयरलैंड। अगला देखेंगे। मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में किस देश के संगठन को 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है आपका तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते को जो है 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में सम्मिलित किया गया था। अगला देखेंगे। मई 2023 में जापान में संपन्न 49वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये शहर था आपका हिरोशिमा। हिरोशिमा में जो है आपके महात्मा गांधी का एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है मोदी के द्वारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129। मई 2023 में 32वें अरब शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो है जेद्दा सऊदी अरब में किया गया था। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस भवन में राजदंड के प्रतीक सेंगोल की स्थापना की गई। इस सेंगोल का संबंध किस साम्राज्य से है? तो ये आपका चोल साम्राज्य से संबंधित है आपका सेंगोल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 131। क्या कह रहा है? तो मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन जो है आपका किया गया था लंदन यूके में किया गया था। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है? तो ये पहले जो है जयपुर में किया गया है। मई 2023 में देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा बांध का आयोजन जो है जयपुर में स्थापित किया गया है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो बांधों को भूकंप जैसी आपदाओं से बचाना इसका उद्देश्य है। मई 2023 में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 4.0 का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? किन दो देशों के मध्य? तो ये हुआ है आपका बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। पनडुब्बी भागसीर से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है, दोनों ही कथन इसका मतलब सही हैं। अगला देखेंगे, मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? तो ये आर्टिकल था 239 AA। इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू की गई है? तो ये जो है शुरू की गई है आपकी उत्तर प्रदेश में की गई है। मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो एरावत नामक सुपर कंप्यूटर को 75 नंबर स्थान दिया गया है। जो कहाँ किसका है? तो भारत का है आपका एरावत सुपर कंप्यूटर। अगला है, मई 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो है किया गया है आपका ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट है हमारा, मई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया? मई 2023 में किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा मई 2023 में दाम नामक खतरनाक मालवेयर के संबंध में लोगों की चेतावनी जारी की गई थी। यह विशेष रूप से क्या टारगेट करता है? तो यह विशेष रूप से आपका एंड्रॉयड फ़ोन को जो है टारगेट करता है। मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया है? तो ये जो है किया गया है आपके ईरान के द्वारा। मई 2023 में ईरान द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर है। मई 2023 में केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलवार मंत्री किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की अगवानी की गई? तो ये जो है सितवे जो है कहाँ का बंदरगाह है? तो ये म्यांमार का बंदरगाह है, यहीं पे इसकी अगवानी की गई थी। यह बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 143। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया था? तो ये थी आपकी दीपिका पादुकोण को स्थान दिया गया था। मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया गया। इसका नाम क्या था? इसका नाम जीतू रखा गया है। जीतू क्या है? तो ये बारासिंगा है, मतलब जीतू नाम दिया गया है बारासिंगा को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 145। मई 2023 में टाटा समूह के अध्यक्ष एस चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लाजेन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है किया गया है आपके फ्रांस के। तो आपके मई 2023 में टाटा समूह के अध्यक्ष एस चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लाजेन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है 23 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को दिया गया। इसके लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो हैं। तो दोनों ही कथन जो है सही है आपके बुकर प्राइज के संबंध में। अगला है हमारा क्वेश्चन 148। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? तो ये जो है आपके पोलैंड ने जो है इच्छा मृत्यु को घोषित किया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पोलैंड न होके कौन है? पुर्तगाल है। तो मई 2023 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? तो पुर्तगाल ने जो है इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया है।
मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये आधारशिला जो है आपका द्वारका गुजरात में रखी गई है। अगला देखेंगे, मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित की गई। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह रिपोर्ट जो है आपकी विश्व बैंक ने जारी की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।